औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ हसन वड़ैच दोबारा आपकी खिदमत में ग्लोबल रिव्यू के अगले एपिसोड के साथ हाजिर है। आपको पता है कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ मेहमान बुलाते रहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और फिर उस टॉपिक के ऊपर, उस एरिया के ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है, हमारे व्यूअर्स के नॉलेज में भी इजाफा होता है। तो इसी तरह यानी कभी कोई टॉपिक पॉलिटिक्स होती है, कभी इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, कभी साइकेट्रिस्ट को हम बुला लेते हैं, और साइकोलॉजी आपको पता बहुत बड़ा इशू है इंटरनेशनली लोगों के अंदर, चूँकि जितने स्ट्रेसेस हैं आजकल उस वो काफ़ी फेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं इसके। तो आज जो मैंने फील्ड चुनी है वो मेडिकल साइंस की एक फील्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस के अंदर भी स्पेशलाइजेशन है। जैसे हमारे लीगल के अंदर, मैं चूँकि लॉयर हूँ, तो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन होती है, कोई कॉर्पोरेट लॉयर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई सिविल लॉयर है। तो इसी तरह मेडिकल साइंस के अंदर भी ये मुख्तलिफ स्पेशलाइज फील्ड है। तो उस स्पेशलाइज फील्ड के अंदर जो डेंटिस्ट्री है वो एक अलग फील्ड है, एंड डेंटिस्ट्री के अंदर भी आगे फिर स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उनकी कॉस्मेटिक्स है, फिर उसके बाद उनका आप कह लें ऑर्थो साइड पे भी है, फिर सो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ लोग जो है, मुख्तलिफ डॉक्टर जो हमारे वो स्पेशलाइजेशन करते हैं BDS करने के बाद। तो लकीली आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनका नाम डॉक्टर मारिया यूसुफ है, और इन्होंने इस छोटी सी उम्र में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है और बहुत कुछ कर लिया है, तो हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मैं ब्रीफली उनका इंट्रोडक्शन ये करवाता हूँ कि उन्होंने BDS में गोल्ड मेडल लिया, MSc इन्होंने की रूट कनाल की, जो स्पेशलाइजेशन है, इसको मैं सही पढ़ नहीं पाता हमेशा, इंडोडोंटिक्स, ये इसके अंदर। हाँ जी, तो ये रूट कनाल की, इसको आम जबान में रूट कनाल कहते हैं। तो इसमें इन्होंने MSc की है, स्पेशलिस्ट है उसके अंदर। फिर ये स्पेशलिस्ट है और सर्टिफाइड डिजिटल स्माइल डिज़ाइनर हैं, MC ऑर्थो हैं। इसके साथ साथ बोटॉक्स एंड फिलर्स एस्थेटिशियन भी हैं, ये सर्टिफाइड इन क्लियर पाथ अलाइनर्स भी हैं, C इम्प्लांट भी हैं, फास्ट ब्रेसेस USA प्रोवाइडर भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है। तो इसके अलावा ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करती रहती है, जहाँ पे ये एज पार्टिसिपेंट भी जाती हैं, एज स्पीकर भी जाती है। तो इनका एक इंटरनेशनल आप समझ लें कि इनका एक्सपोजर है। और ये जो आजकल जो जदीद आप क्या लेके डेंटिस्ट्री के अंदर नई नई जो चीज़ें हो रही हैं, इससे वो पूरी तरह ये अपडेटेड हैं। और बहुत कम डॉक्टर मैंने देखा कि जो इससे इतने अपडेट रहते हैं, चूँकि जनरली जब वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं तो फिर वो ज़्यादा फोकस उनका लोकली हो जाता है और वो उसके ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन ये चूँकि यंग डॉक्टर हैं, तो इन्होंने फोकस किया कि ये दुनिया के साथ चलना चाहिए, ताकि दुनिया में जो जो नया नया हो रहा है उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो डॉक्टर मारिया यूसुफ, मैं आपको वेलकम करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Dr. Imtiaz. It's very nice to be on here on the show, and thank you very much for the invite. बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके. Thank you so much. डॉक्टर साहब, ये बताइए, पहला सवाल, डेंटिस्ट्री ही क्यों, कोई और फील्ड क्यों नहीं चुनी आपने? Any specific reason? Any special reason? ऐसे इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी. Since I was a straight A student throughout in convent, I was a student. I studied in Presentation Convent High School during the school years, as you would say. Schooling मेरी Presentation Convent High School की है, फिर मैंने जिना College for Women से intermediate किया, and then I went to Khyber dental college, or Khyber Medical University. एडमिशन मेरा हो गया था मेडिकल साइड पे भी और डेंटल साइड पे भी. डेंटल साइड पे मैं रोल नंबर 1 थी, मीनिंग आई वाज हाईएस्ट ऑन द मेरिट, एंड मैंने जो है आई केम सेकंड इन द प्रोविंस इन द एंट्री टेस्ट. सो और मेडिकल साइड पे जो था मेरा, आई थिंक मैं कहीं वहाँ पे, आई थिंक क्योंकि सीट्स ज़्यादा होती है ना, 200 या 250 सीट्स होती हैं, उनमें मेरा कोई 50s में I was there in the merit, right? But I was first on merit in dental, on the dental side. Then I thought that dentistry by itself is a specialization. आप शुरू से ही एक फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं. मेडिसिन में ये होता है कि आप ओवरऑल मेडिसिन तो पढ़ लेते हैं, फिर आप बाद में सेलेक्ट करते हैं कि आपने आई की ऑप्थेमोलॉजी की तरफ जाना है, ENT की तरफ जाना है, या कोई भी डिपार्टमेंट, गायनी है, व्हाटएवर यू वांट टू चूज, यू कैन चूज. बट डेंटिस्ट्री में आप खुद से एक स्पेशलिस्ट हैं. सो आई थिंक एक तो मेरी पोजीशन थी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग,
I was first on merit. Plus Okay. this is the factor which led me to choose dentistry over medicine. अच्छा, So what then about I your took admission at the dental जी college, please. and जी, I then continued to, stand first in every prof, other than my final prof where I stood second. So I was an overall best graduate of my session. अच्छा, फैमिली में ऑलरेडी भी कोई मेडिकल में है, मेडिकल से वालिद साहब हो या वालदा या भाई बहनों में कोई? जी, मेरे फादर जो थे वो he was in local government bodies. He was administrator, University Town, Peshawar, belonged to a family of diplomats where my grandfather was a diplomat. He was in foreign service. So my father and he was basically born and raised abroad. I mean, they moved to Pakistan after, my grandfather retired, and he was basically university at that time. So डॉक्टर इमीडिएटली तो कोई नहीं है, मगर वैसे फैमिली रिलेटिव्स में यस डॉक्टर्स भी हैं. मेरे अपने अंकल डॉक्टर हैं, so there are doctors there. And yes, I come from a very education oriented family where my parents really stressed upon education a lot, always maintaining that, as you would say, an A+ grade there was the criteria at home. So I think yes, कोई हमारे यहाँ मतलब I think any day that you're off from school would be because of some legitimate reason there. अगर आपने स्कूल मिस किया तो या तो आप genuinely बीमार हैं या कहीं हम if you're going on to some trip there for a short trip there for a couple of days. Other than that, I think I've never missed school in my life or university. आप कितने बहन भाई हैं मैं और जी बहन भाई क्या करते हैं? अच्छा जी, मैं I'm the only sister जी in the family. I'm the only sister in the family. And I have two brothers ji. Both my brothers are engineers by profession. One is a civil engineer, and he also did his masters then later on in structures from Leeds University, and currently he's a senior consultant in Project 18. My younger brother, he himself did his engineering and again specialization in software and hardware engineering. तो हमारी जो डेंटिस्ट्री है जिसकी वजह से हमने आपको आज मुद्दा किया है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए कि इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस हैं. आम लोग तो चूंकि पता ही नहीं है, मेरे जैसे बंदे को नहीं पता इस स्केलिंग जो है उसका क्या फ़ायदा है. चले इससे स्टार्ट कर लेते हैं कि स्केलिंग का क्या फ़ायदा है और क्या करवानी चाहिए. पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं जी. अच्छा जी, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया. बेसिक से पहले स्टार्ट ले लेना चाहिए. आपको मालूम है, मैं हमेशा कहती हूँ, वी ऑलवेज से क्लेanलीनेस इज हाफ फेथ, या सफाई निस्फ ईमान है. अब आप देखिए, ऑब्वियसली आपकी जो ओरल कैविटी है उसकी सफाई का ख्याल रखना जो है वो घर पे भी, लाइक देयर आर होम मेजर्स व्हिच यू रिक्वायर टू टेक, जिसमें ब्रशिंग है, आपकी फ्लॉसिंग है, आपकी जो मैंडेटरी है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो हम गाइड करते हैं. माउथ वॉशेस वगैरह, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश मैं जब तक उसकी जरूरत ना हो मैं रिकमेंड नहीं करती, बट फ्लेवर्ड माउथ वॉशेस तो मार्केट में मिलते ही हैं. सो ये कुछ मेजर्स तो आप घर पे ले सकते हैं अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए. But by it's the law of nature there. It's the law of nature there that what happens is that there will be a certain amount of plaque and calculus which will accumulate in the oral cavity. So जो debris बनता है उसको फिर हमें इन ऑफिस जो है ना, इन ऑफिस क्लीनिंग के लिए जो है हमें पेशेंट्स को बुलाना पड़ता है रेगुलरली, ताकि हम अपने स्केलर्स के साथ, स्केलर टिप जो होता है वो वाइब्रेट करता है और वो अपनी वाइब्रेटिंग मोशंस के साथ जो है हार्ड डिपॉजिट्स को रिमूव कर देता है, जो ब्रश नहीं रिमूव कर पाता. अच्छा, मुझे एंड ये अनफॉर्चुनेटली इसी में मेरा वो सवाल काम आप आता घर है पे नहीं कर सकते जी. डॉक्टर साहब, इसी में एक मेरा सवाल है कि जो स्केलिंग है ये ज्यादा से ज्यादा करवाने से क्या दांत जो होते हैं वो उनके ऊपर रगड़ आती है और वो घिसते भी हैं? अच्छा, ये पता है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ा कॉमन मिसनोमर है, जो ये क्वेश्चन बड़े लोगों के जहन में उठता है जो आते नहीं है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाने, कि जी वो तो दांत घिस जाएंगे. अब स्केलर टिप की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके हम इतना फोर्स देते हैं कि वो आपके प्लाक और कैलकुलस को रिमूव करे, बट उसमें कटिंग पावर नहीं होती. वो आपके दांत को कट डाउन नहीं कर सकता. आपका जो एनेमल है, डेंटिन है, उसको कट डाउन नहीं कर सकता. बर्स जो होते हैं ना, बर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कैविटी
कैविटी को जब आप फिल आउट कर रहे होते हैं, तो जब आप कैविटी की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं या क्लीन अप कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम कटिंग बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट चीज है स्केलर टिप। ये ब्लंट होता है, अगर उसका टिप थोड़ा शार्प भी होगा तो वो सिर्फ अपने वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट कर देता है, जो कैलकुलस के पार्टिकल्स हैं, एंड इवेंचुअली जो है वो जो एक झिल्ली सी बनी होती है या एक लेयर सी बनी होती है आपके दांतों के ऊपर स्टेन्स की या प्लाक एंड कैलकुलस की, वो रिमूव हो जाती है। और उसके बाद हम पॉलिशिंग करते हैं, सर्फेसेस को दोबारा स्मूदन आउट करते हैं एंड फिर आपको घर भेजते हैं। तो ये जो है ना, ये निज़ाम लाइक जो लोग ये नहीं करवाते वही लॉन्ग टर्म पे जो है पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस जैसे कॉन्सिक्वेंसेस से उनको, जिसको कहते हैं ना, दुचारा होना पड़ता है। बिकॉज द थिंग इज दैट इफ यू नॉट गोइंग फॉर योर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग विद इन टाइम देयर, देन व्हाट हैपेंस? अब वो तो जो है, जो डैमेज ऊपर नजर आ रहा है आपको, एक वो पथरी सी बन गई है, वो तो नजर आ रहा है, बट वो अंदर की तरफ को, गम के अंदर की तरफ को भी ग्रो आउट कर रहा है। और वो किस तरह हटेगा? वो तो जब तक आप इन ऑफिस नहीं हटाते, फिर क्या होता है कि गम्स डीअटैच होने शुरू हो जाते हैं दांतों के ऊपर से, और आहिस्ता आहिस्ता इस डीअटैचमेंट की वजह से रिसेशन, मोबिलिटी एंड देन फाइनली लॉस ऑफ टीथ। सो मैं कल भी, बल्कि आई वाज डिस्कसिंग दैट यू नो, पाकिस्तान का सबसे कॉमनेस्ट इशू जो मैंने अपने तजुर्बे में देखा है इज पेरियोडोंटाइटिस। और उसकी रीजन ये है कि हम लोग जो है, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग जो है इसके अपने स्केलिंग एंड पॉलिशिंग को जो है नहीं देते इम्पोर्टेंस। और अगर आप, यस, हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो वेल मेंटेन्ड आर्चेज हैं उनमें हो सकता है आपको साल में एक दफा स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी पड़े। जो जहाँ पे जो हाई मेंटेनेंस आर्चेज हैं, जिनमें मीनिंग अगर आप आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, जैसे आप स्मोकर हैं, टी कॉफी बहुत रेगुलरली ले रहे हैं, यस, या आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपने कभी पहले स्केलिंग एंड पॉलिशिंग नहीं करवाई एंड ओवर द टाइम पीरियड आपका इतना कैलकुलस जमा हो गया हुआ है कि आपको 1 2 3 तो कंसेक्यूटिव राउंड चाहिए हैं पहले अपने आर्च को यू नो नॉर्मल एक जिसको कहते हैं ना, एक मेटिकुलस स्टेटस में लाने के लिए। ठीक है, सो हमें अगर हमें कुछ विजिट्स चाहिए तो पहले हम वो विजिट्स कंडक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल गिव यू अ मेंटेनेंस रिजीम। अब आपने जो है कितने अरसे के बाद जो है आना है हमारी तरफ, मीनिंग हाउ लॉन्ग, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल यू कम टू द dental office for getting your maintenance regime or your scaling and polishing, your rounds of scaling and polishing done. That's how it goes. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे देहात के अंदर मैंने भी देखा है, जो कि मैं देहात में जाने का इत्तेफाक होता रहा मुझे, वहाँ पे नमक के साथ दांत साफ करते हैं, कोयले के साथ, कोयला जो पिसा हुआ है उसके साथ दांत साफ करते हैं, तो इससे कितना नुकसान होता है दांतों को? जी देखिए, अब आप देख लीजिए, कुछ चीजें जो है वो हम, जैसे मिसवाक का इस्तेमाल करना हो गया, वो तो आई मीन यू कैन यूज दैट, बट नॉनदलेस आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाइम के साथ, टाइम जब इवॉल्व करते हैं ना तो रिफाइनमेंट आ जाती है। टूथब्रश ने टेक ओवर कर लिया मिसवाक और दंदासा और इन चीजों का। वाई? बिकॉज उनसे जरा फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है। अगर आप अनकंट्रोल्ड प्रेशर देंगे तो क्या होगा, आपके दांतों पे के जो इनेमल या सर्फेसेस है वो इरोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट कुछ चीजें जैसे आप नमक का कह रहे हैं और कोयले का कह रहे हैं, तो वो जो है ना, ये कुछ लोगों ने खुद ही, जैसे को कहते हैं, अपने तजर्बे से शायद सोचा कि ये जरा हार्ड प्रोडक्ट कमेंट के साथ, यस, जहन में यही आता है कि उन्होंने सोचा कि जी ये जरा हार्ड प्रोडक्ट, इसके साथ अगर आप दांतों को रगड़ेंगे तो सफाई ज्यादा होगी। अब एक्चुअली डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि पहले जमाने में, जैसे मैंने आपको कहा, टूथब्रशेस तो नहीं होते थे, तो मिसवाक और दंदासा लोग इस्तेमाल करते थे। जब रिफाइनमेंट आई, इवॉल्वमेंट हुई, तो अब हम कहते हैं कि जी ब्रश में भी आप वो ब्रश इस्तेमाल करें जो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट ब्रश हो, बिकॉज प्रेशर देना मैंडेटरी नहीं है, टेक्निक मैंडेटरी है। टेक्निक से मुराद कि आपने दांतों की तमाम सर्फेसेस को ब्रशिंग करते वक्त कवर किया, फिर वो गम्स को भी नुकसान कर देता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा यही होता है कि हार्ड टूथब्रश हुआ या अब आपने कोई हार्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, नमक या कोयला वगैरह, तो उसके अंदर वैसे ही और इतने यू नो कंपोनेंट्स होंगे जो आपके, हो सकता है सॉफ्ट टिश्यूज को इंजर करें, हो सकता है आपके आपके दांतों के ऊपर स्टेनिंग हो जाए कोल की वजह से, इट कैन बी वन
आई मीन यू नेवर नो, कई दफा ऐसा होता है कि एनेमल कई कई जगहों से वैसे ही इरोड हुआ होता है और डेंटिन एकदम स्टेन पकड़ लेता है, बिकॉज डेंटिन बाय इटसेल्फ जरा सॉफ्ट होता है और उसके अंदर पावर होती है कि वो उसके अंदर स्टेनिंग की पावर जल्दी होती है, लाइक जल्दी स्टेन कर जाता है, एनेमल थोड़ा हार्ड होता है। तो अब हम क्यों लाइक हम ऐसे ऐसे जो टोटके होते हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं, अब लॉन्ग नो डाउट क्लोव ऑयल जो है वो भी क्लोव से ही एक्सट्रैक्ट हुआ होता है ना, डेंटिस्ट्री में बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है क्लोव ऑयल। आपके जो ये टूथपेस्ट हैं उनमें क्लोव ऑयल एडेड है, एंड ऑल्सो in a couple of products that we use for dental anesthesia और pulp anesthesia, उसमें भी क्लोव ऑयल का इस्तेमाल हुआ होता है, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप रॉ फॉर्म में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना, कि दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग रख लें, तो अक्सर आप सॉफ्ट टिश्यू को भी इंजर कर देते हैं और वो आपको फायदा देने की जगह नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज आपने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया। जो काम आप कंडक्ट कर रहे हैं उनमें एक जो है ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पेशेंट अगर कोई की इमेजिनेशन पावर उसको बता रही है कि जी रिजल्ट ऐसा होना चाहिए और आप जो रिजल्ट दे रहे हैं वो वैसा नहीं है, तो एक खलासा बन जाता है। पेशेंट कहता है जी मैं करवाने क्या आया था, हो क्या गया। अब उस ब्रिज को जो है ना एक फिल इन करने के लिए what happened was that digital dentistry या digital smile design software आया, एंड जो इनोवेटर्स हैं जिन्होंने ये इनोवेट किया, उन्होंने किस लिए इनोवेट किया, वो कहते थे कि जी हमारे पेशेंट्स जो है वो डिससैटिस्फाइड जाते हैं, बावजूद इसके कि ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हमारे पैरामीटर्स पे कंडक्ट की जाती है। तो ये वजह ये थी कि उन्होंने देखा कि जी पेशेंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। जब आप फर्ज किया आपने रेस्टोरेशन दिए, वेनियर्स दिए, आपने कोई फुल डेंचर दिया, पेशेंट जो है वो लगाने के बाद भी खुश नहीं है। वो कहता है जी मेरा तो शेप भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, दांतों का शेड भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई एम नॉट हैप्पी। तो फिर उन्होंने देखा कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म कोई रखते हैं कि जिसमें पेशेंट जो है रिजल्ट पहले देख सके और उसकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हों। फिर हम उसी को एग्जैक्टली उस रिजल्ट को रेप्लिकेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए अब जो as you see the world is going on becoming digitalized also, right? The world is becoming digitalized. तो जब दुनिया डिजिटलाइज हो रही है डिफरेंट फील्ड्स में, तो डेंटिस्ट्री भी डिजिटलाइज हो गई ना। डॉक्टर हमारी एक कंप्लेंट जो है जनरल कंप्लेंट है, जनरली लोग बात करते हैं जब भी कोई डेंटिस्ट की बात करते हैं कि जी मैंने एक दांत का मैं उसको करना था, क्रोन लगाना था, उसने साथ वाला डेंटिस्ट ने भी घिस दिया और उसमें भी उसने कहा जी ये मैं इस पर करूँगा। यानी आमतौर पे ये एक कंप्लेंट होती है कि लालच में पड़ जाते हैं जो डेंटिस्ट हैं। आपने देखा मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर्स हैं, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर उनके क्लिनिक्स बने हुए हैं, तो वो इस तरह का काम भी उनकी शिकायत मिलती रहती है कि वो अपना वो काम बढ़ाने के लिए और आप कह लें कि फीस बढ़ाने के लिए वो काम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, यानी साथ वाले दांत को भी वो रगड़ के उसके साथ मिला देते हैं या तो ये कंप्लेंट्स भी आती हैं। और आल दो मतलब कि ये सुनने में आता है क्योंकि लोग जिक्र करते हैं मुख्तलिफ जो डेंटिस्ट है, मैं नाम नहीं उनका लेना चाह रहा, 2-4 का मुझे भी इत्तेफाक हुआ, मेरे दोस्तों ने वहाँ विजिट किया तो उन्होंने फिर कंप्लेंट की इस तरह की कि जो बढ़ा देते हैं, एक दांत को अगर क्राउन करना है तो वो साथ वाले को रगड़ देते हैं और 2 क्राउन बना लेते हैं ताकि उनकी वो जो एमालुमेंट्स हैं उसकी फीस जो बढ़ जाए। तो ये कंप्लेंट भी है इसके ऊपर। अब ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं इसके ऊपर कोई आपका ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, ऐसा अदारा है, कोई ऐसा रेगुलेटर है डेंटिस्ट्री के अंदर जो ऐसे डॉक्टर्स के के खिलाफ वहाँ पे शिकायत की जा सके, ये जरा बताइए। एक्चुअली ऐसा है ना डॉक्टर इम्तियाज, दैट यस डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्वैकरी बहुत है। हमारे यहाँ होता है पीएमडीसी एक ऐसा इदारा है जो देख रहा होता है कि जी कौन से हमारे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे लोकली हम कहते हैं। तो वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स वो होते हैं कि जो ऑथेंटिक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हों, वो देखते हैं कि जी कौन से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं। बट जहाँ तक हायर क्वालिफिकेशंस की बात आती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अब उसमें ये होता है कि कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है लेकिन पाकिस्तान के पीएमडीसी के पैरामीटर पे नहीं, वो लाइक डिफरेंस होते हुए हमारे यहाँ की डिग्री वहाँ नहीं एक्सेप्ट होती, वहाँ की कुछ डिग्रीज क्वालिफिकेशंस हमारे पैनल पे अभी नहीं एडेड। ठीक है, ये तो मैं आपको सब स्पेशलिटी और स्पेशलाइजेशन के स्टेज की बात कर रही हूँ या बेसिक
क्वालिफिकेशन के लेवल पे भी बात कर रही हूँ। मगर अगर हम इंटरनली सिर्फ देखते हैं ना that how to stop quackery, तो yes, ethically it is very unjust to conduct treatments without having the know-how. ठीक है, अगर आप क्लेम कर रहे हैं डेंटिस्ट्री वो फील्ड है कि अगर आपने बेसिक डेंटिस्ट्री की हुई है तो आप प्रैक्टिस सब कुछ कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में, वो तो आपकी है कि आप आगे सब स्पेशलाइजेशंस एंड सब स्पेशलाइजेशंस कर रहे हैं तो आप कितना उसमें आगे आप कितना जो है आप महारत कितनी हासिल कर रहे हैं, दैट्स अप टू यू। बट यस, अगर वो लाइक कुछ इदारे पहले ऐसा था कि जी लोग बड़े कॉन्शियस थे कि जी जो इदारे या जो यूनिवर्सिटीज पीएमडीसी से नहीं रिकॉग्नाइज तो वहां से लोग जाके क्वालिफाई लाइक दे वुड नॉट गो फॉर कोर्सेज और qualifications from those universities or institutes. But अब कुछ ऐसा हो गया हुआ है कि हमें इतना भी मालूम है कि हमारे यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो प्राइवेट लेवल पे कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड कोर्सेज, दे टीच यू अ लॉट, यू लर्न अ लॉट, जो प्राइवेट सेक्टर में ऑथेंटिक हैं बिकॉज दे आर गुड कोर्सेज एंड उनकी अपनी ग्रेडिंग है, उनकी अपनी एवेल्युएशन है, बाहर वो एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। सो उन कोर्सेज की अपनी वैल्यू है। बट अनजस्ट काम वो होता है ना कि बेसिकली आपने बीडीएस भी नहीं किया, ठीक है, आप पोज कर रहे हैं कि आपने जी डिग्री ली हुई है कोई और आप काम कर रहे हैं, तो वो तो अनजस्ट काम हो गया। यस, एज फार एज द कमर्शियलाइजेशन इज कंसर्न, अगर आप इस नियत से लाइक जरूरत एक दांत को के ट्रीटमेंट की और आप साथ 2-3 और मिला रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग मोर टू द फाइनल बिल देयर, वो जाहिर अनएथिकल काम है। बेशक कि आपकी डिग्री ऑथेंटिक भी हो तो आपने उस पेशेंट को तो आपने अनजस्ट काम ही पेशेंट के साथ किया। बट कई दफा मैं आपको एक और बात भी बताऊं, हमारे यहाँ पेशेंट जो है ना वो आता है, ये बड़ा कॉमन सिचुएशन है या एक क्लिनिकल सिनेरियो है कि पेशेंट आता है सिर्फ चीफ कंप्लेंट के साथ, एक दांत में दर्द है। अब उस दांत के दर्द को सॉल्व करने के लिए फर्ज किया कि आपने पेशेंट को बताया कि जी इस दांत में की कंडीशन ऐसी है कि ये तो थोड़ा बहुत हिल भी रहा है, ठीक है, और अब इसको जो है हम ट्रीट तो कर सकते हैं, उसके बाद हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट इलाज के बाद इसकी जो है पकड़ मजबूत हो जाए, थोड़ा सा वक्त देते हैं दांत को। फिर आप पेशेंट को बताते हैं कि जी क्राउन तो मैं इस दांत पे लगा लूंगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है और साथ वाला दांत जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हो सकता है कि अगर हम साथ वाले दांत को अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं भी है तो हम आपकी जो है क्राउन की स्टेबिलिटी देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम एक और क्राउन उसके साथ ऐड कर रहे हैं ताकि ब्रिज बन जाए, और आपने साइड वाले दांत को भी थोड़ा सा प्रिपेयर किया जस्ट टू गिव इट अ सपोर्ट देयर फ्रॉम द नेबरिंग टीथ, राइट। तो अक्सर ऐसे सिनेरियो को पेशेंट को पहले थोड़ा समझाना पड़ता है, बिकॉज है ना डॉक्टर हमारे जो मेरे पास आई ना वो ये है कि डॉक्टर साहब ने ब्रीफ ही नहीं किया उसको ना, बताया ही नहीं, अपने तौर पे उन्होंने कर दिया और बाद में उस पेशेंट को पता चला, जब घर पहुंचा उसने देखा तो ये तो साथ वाला। असूली तौर पे तो ये होता है कि पहले हमेशा डिस्कस किया जाता है पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना, और अगर वो एग्री कर जाए तो फिर बिस्मिल्लाह, अगर वो एग्री नहीं कर रहा तो फिर छेड़े ना जाए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा पेशेंट को एक इशू के अगेंस्ट, किसी भी इशू के अगेंस्ट बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि जी हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं दांत, ये पॉसिबल, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, हम हम रूट कैनाल भी कर सकते हैं, बाद में क्राउन देंगे, हम ये भी कर सकते हैं, उसको बता देते हैं कि इसका बजट ये हो सकता है, इसका बजट ये हो सकता है। यस, फिर आप पेशेंट से छोड़ते हैं चॉइस कि वो कौन सी ट्रीटमेंट प्लान के लिए ऑप्ट कर रहा है पेशेंट, ठीक है। तो यस, जहां आपने बात की विदाउट डिस्कसिंग विद पेशेंट एग्जीक्यूटिंग अ ट्रीटमेंट, आई मीन वो फिर ये होता है कि पेशेंट को क्या पता डॉक्टर ने क्या किया और किस रीजन से किया, तो वो फिर पेशेंट जाहिर है यही समझते हैं कि जी हो सकता है कि दांत को जी अननेसेसरी रगड़ दिया, चाहिए ही नहीं, जरूरत नहीं थी, उसमें तो दर्द भी नहीं था, तकलीफ भी नहीं थी। एक तो ये सिनेरियो हो गया। सेकेंड थिंग इज कि हमारे पास जब पेशेंट आता है किसी एक इशू से, तो हम जब व्हेन वी ओपन द पेशेंट ओपन हिज ओरल कैविटी, हमें साइड बाय साइड इतने और इश्यूज नजर आते हैं। जब हम उन चीजों को हाईलाइट करते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट समझता है कि ये डॉक्टर तो जो है जो बात करने वाली है उससे हट के और इतनी चीजें पकड़ ली, हो सकता है वो पैसे बनाना चाह रहे हैं, मे बी वी वांट दैट again a commercial model takes over, that they might be thinking that the doctor wants to make more income out of these treatments, and whereas these are not important.
बट हम किस नजरिए से पेशेंट को बताते हैं, बिकॉज आज अगर एक दांत में कीड़ा लगा और वो रूट कनाल तक पहुंच गया, और साइड बाय साइड हमें अगर अभी बहुत सारे दांत ऐसे आपके नजर आ रहे हैं जिनमें केरीज इनिशिएट हो गया हुआ है बट अभी कैविटी नहीं बनी, तो कल को वो भी तो कैविटी बन जाएगी ना, तो हम आपको बचा रहे होते हैं। जाहिर इन्वेस्ट फिर करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम आपको ना भी बताएं तो होता ये है कि पेशेंट नेक्स्ट टाइम आएगा कहेगा जी डॉक्टर ने तो गाइड भी नहीं किया था, हम तो गए थे इस इलाज के लिए, चाहिए था हमें बताते कि बकाया दांतों में भी कीड़ा लगा हुआ है। तो थोड़ा सा ये होता है कि पेशेंट से मेरा अपना तरीकाकार ये है कि जब पेशेंट एक ट्रीटमेंट के लिए आता है तो मैं अक्सर पेशेंट से पूछ लेती हूँ कि जी जब आपका इलाज इस दांत का हो गया तो अब आप चाहते हैं कि मैं आपके बकाया आर्च को एक जनरल चेकअप आपका करूं और आपको बताऊं कि आपके बकाया क्या इश्यूज हैं, ताकि आपके पास एक वो कहते हैं ना, इट शुड बी इन योर नोटिस देयर, और इट शुड बी यू शुड नो हाउ व्हाट योर कंडीशन इज। फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप ट्रीटमेंट किस तरह से करवाना चाहते हैं। डॉक्टर मारिया, अगला सवाल मेरा ये है कि मौसम कौन सा अच्छा लगता है आपको? 4 मौसम है ना? आई थिंक मुझे वैसे कुछ अरसे से I've been liking winters a lot more than summers. विंटर, But okay. yes, mostly but it has been that way around. But अब मुझे लगता है ऐसे कि towards the end of the season कि कुदरत का निज़ाम ऐसा है that you look forward to the next season, because इंसान एक मौसम से तंग आ जाता है। अगर आपने फुल विंटर गुजारा तो मुझे वैसे सनी डेज बहुत पसंद है। आई डोंट लाइक रेनी डेज इन विंटर। समर्स में यस, जब क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा होती है दैट व्हेन इट रेन्स यू गेट अ रिलीफ फ्रॉम द हीट, सो यू एंजॉय द रेन। बट इन विंटर्स आई थिंक जो भी है विंटर में आपको अपने आप को गेयर अप करना पड़ता है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी वार्म एंड कवर्ड, एंड देन विंटर में ये फ्लूज और नजला जुकाम वगैरह भी जरा आपको पता है उससे बचाना पड़ता है अपने आप को, बिकॉज आप अगर कवर्ड नहीं रखते तो वो चिल कैच कर लेते हैं, तो ये भी होता है। So usually I think it's that way around that I like winter since they're not very harsh in Pakistan, but towards the end of the season right now I'm very much looking forward to a change in weather, spring coming in, the flowers blooming, and then going on to our summers there. अच्छा, आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क फिरे हैं, कौन सा शहर कौन सा अच्छा लगता है? पाकिस्तान में भी आप पाकिस्तान के शहरों को उसमें शामिल कर सकते हैं। I mean, obviously we've been living in Pakistan for such a long time. Being patriotic, हमें अपने country से एक होता है special attachment होती है, and हम देखते हैं कि हमारे पास potential बहुत ज़्यादा है। जब हम development देखते हैं बहुत खुशी होती है। अब मेरा कुछ हर एक अपना रुझान होता है। मेरा कुछ ऐसा है कि मैं शायद आपको पहले भी बता रही थी कि मेरा कुछ है कि मैं latest innovations पाकिस्तान में लाने का मेरा अपना passion है। So I like to, stay in touch with the international community and bring in the latest technologies within Pakistan. तो उस तरह से फिर ये होता है कि मैं मेरा अगर आप देखें कि specifically शहर कौन सा, तो मैं कभी एक शहर का नाम नहीं ले पाऊंगी, but because मैंने देखा कि हमारे यहाँ इतनी पाकिस्तान के अंदर रह के मुझे इस्लामाबाद by itself बहुत पसंद है। I really like Islamabad. It's very organized and the life is very peaceful, right? इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तान में रहते हुए। I like Islamabad, and then I belong to frontier, so मेरी अपनी एक attachment अपने from the area from where I was born and bred, पेशावर के साथ मेरी बहुत attachment है, because I feel today where I stand it's all because of my grooming and my whatever way I was raised in Peshawar. So I'll give a major credit to that, to my schooling, to my parents, to everything together. So पाकिस्तान से बाहर की अगर आप बात करेंगे तो currently yes, recently I traveled towards Dubai for ADEC conference and I really like Dubai. मुझे बड़ा मजा आया दुबई में, because वहाँ पे cultural impact आपको बहुत मिलता है, plus it's a cosmopolitan area which is visited by people across the globe. So आपको दुनिया का एक जो है ना blend, yes. So बहुत सारे लोग होते हैं जो different parts of the world से आते हैं कॉन्फ्रेंस में भी। मैंने बहुत सारे डिफरेंट एरियाज के या बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से हम हुआ इंटरेक्शन। बट जनरली भी अगर आप बाहर निकलें तो दुबई आपको जो है ना
like you will have people from the east and the west all together. So it's a wonderful experience that way around. फ्रूट कौन सा पसंद है आपको? फ्रूट कौन सा पसंद है जी? मैं I really like having fruits. Fruits is an essential part of my diet. Summers में मुझे mangoes बहुत पसंद है. I really like mangoes a lot in summers, and in winters I think you would say I like मुझे strawberries भी बहुत पसंद है. Winters में मुझे oranges. Orange. Oranges, Okay. yes. In the winter fruit I like oranges. In fact, fruits I can name a lot of fruits that I like. I mean, without hesitation. I can, जिसको कहते हैं ना, I can name lots of fruits there. अच्छा डॉक्टर मारिया ये बताइए, especially चीकू आया हुआ है, चीकू बड़ा पसंद है, and the apples are there, so many things. I mean, crisp apples. I really like fruits. अच्छा डॉक्टर मारिया ये बताइए कि किस एज में किसी भी इंसान को डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर देना चाहिए, किस एज में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. आइडियली जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे की पैदाइश होती है, whenever a child is born or a baby is born, the moment you feel that the baby has come up with his first tooth, first जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, yes, मिल्क टूथ कहें या प्राइमरी टूथ कहें, उसी वक्त आप बच्चे को अपने करीब तरीन प्रैक्टिशनर के साथ एनरोल करवा लें. उसके बहुत सारे फायदे हैं, बिकॉज टाइम पे आप एक तो दांतों की हाइजीन, उसका स्टेटस, ना सिर्फ दांतों के स्टेटस को आप मॉनिटर कर पाते हैं, बट बोन की ग्रोथ भी आप देख रहे होते हैं. जॉस की ग्रोथ कैसी हो रही है. हमारे यहाँ आपने ऑर्थोडोंटिक इश्यूज बड़े देखे होंगे, बच्चों को ब्रेसेस लग रहे हैं आजकल, हर दूसरे तीसरे बच्चे को ब्रेसेस लग रहे हैं. तो जब हम टाइम पे जब डेंटिस्ट टाइम पे जो है देख लेते हैं बच्चे को कि उनमें कोई बोन डिस्क्रिपेंसी आ रही है या स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ठीक है, उसको स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी कहेंगे. क्लास 1 से बच्चा क्लास 2 की तरफ जा रहा है, क्लास 3 की तरफ जा रहा है, मीनिंग मैक्सिला ज्यादा ग्रो कर गया है या मैंडिबल कम ग्रो कर रहा है, या दोनों इश्यूज हैं, या मैंडिबल बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, मैक्सिला जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, कैचअप नहीं कर रहा, या दोनों इश्यूज इकट्ठे आ रहे हैं, ऐसी चीजों को फिर टाइम पे अप्लायंसेस के साथ हम ग्रोथ को, जिसको आप कहते हैं ना, रीडायरेक्ट कर लेते हैं. वी रीडायरेक्ट द ग्रोथ पैटर्न. तो अगर आप बच्चों को टाइमली, जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसके बाद उसका फर्स्ट टूथ जो है वो इरप्ट होता है, तो आप बच्चे को बहुत सारे इश्यूज से बचा लेते हैं, कैविटीज वगैरह से, और सीलेंट्स आप टाइम पे अप्लाई कर लेते हैं. दुनिया में प्रिवेंटिव मेजर्स अब जो है ना चल रहे हैं कि प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पे ज्यादा फोकस है. आप किसी भी स्कूल में जाएंगे बाहर, बच्चों के सीलेंट्स लाजमी तौर पे हुए होंगे. मैंने बहुत काम किया है प्राइवेट सेक्टर में. आई हैव बीन इनवाइटेड टाइम एंड अगेन टू विजिट schools, private schools, to conduct awareness sessions, and I interact with children a lot. But children are very well aware. But now my aim is that we conduct mass campaigns where our children are provided with similar benefits, meaning that it's mandatory that every child should be having. To motivate people, yes, बिल्कुल. For preventive dentistry, जिससे आपके कीड़ा लगे ही ना. डॉक्टर मारिया, ये जो आपने अभी चूंकि मेरे सवाल के जवाब में कहा कि जब बच्चे जो हैं उनके मिल्क टीथ होते हैं उस स्टेज पे, या प्राइमरी टीथ जिसको आपने बोला कि अगर इनको चेकअप करवाना शुरू कर दिया जाए डेंटिस्ट से, तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच्चे बच सकते हैं. इसको तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस के लिए कोई ना ऐसा कोई कैंपेन चलानी चाहिए जिसमें स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है बहुत सारी जहाँ पे ट्रेनिंग ली जाती है प्रोफेशनल्स को, ताकि वो अवेयर हो और उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में फिर इस तरह सोचें. तो क्या ऐसा कोई तंजीम पाकिस्तान में है, कोई डेंटिस्ट्री की या कोई डॉक्टर्स की, जो इसके ऊपर काम कर रही हो कि अवेयरनेस पैदा की जाए लोगों के अंदर? जी, ऐसा मैंने आपको कहा ना, स्कूल्स के लेवल पे तो जो प्रिंसिपल्स खुद हैं या टीचर्स खुद हैं, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ. हम भी कभी कभी उनको गाइडेंस देते हैं दैट आवर टीम इज गोइंग टू कम and it will make people aware, or the students themselves will be aware with what's the importance of maintaining their own oral hygiene themselves.
बच्चों को हम ऑप्टिमल टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स, होम मेजर्स, importance of maintaining their general health, which is very important for your oral health also, right? और dental health. तो ये चीजें हम अपने लेवल पे तो कंडक्ट करते हैं, बट यस इवन अगर आप देखें, यस हमारे यहाँ जैसे अब हमारे बकाई यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट लेवल पे है, तो पेरिफेरीज में तो बहुत सारे डेंटल कैंप्स कंडक्ट होते हैं, अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट होते हैं, टीम्स हैं जो करती हैं। हमारे जो है जैसे कंपनीज हैं, कोलगेट वगैरह जो है, कोलगेट जैसे कोलगेट है, कोलगेट बहुत सारे कैंपेन्स कंडक्ट करती है कश्मीर में और एरियाज में, जहां वो समझते हैं कि उन लोगों तक वर्ड ऑफ विजडम पहुंचे और अवेयरनेस भी पहुंचे, और साथ में वो देयर एंड देन चेयर साइड चेकअप्स भी कंडक्ट करते हैं, ताकि आप जो है उनको इन्फॉर्म भी कर सकें कि आपके डेंटल इश्यूज क्या हैं, बच्चों को इन्फॉर्म भी कर सकें कि डेंटल इश्यूज क्या हैं। बड़ों में भी आई थिंक दे डू कंडक्ट, फॉर एडल्ट्स आल्सो दे डू कंडक्ट। यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटीज में तो होता ही है, रावल है यहाँ पे, अक्सर आई हैव सीन दैट दे डू हैव डेंटल कैंप्स व्हिच आर कंडक्टेड। तो ये चलता रहता है, बट होता ये है ना कि हमेशा जैसे आप कहते हैं ना, एक निज़ाम जब बनता है, एक निज़ाम को बनाने के लिए हमारे पास एक we need to make now work onto that platform, that we have that infrastructure that every person registers him or herself with a practitioner, right? जब आप रजिस्टर करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो डेंटल हेल्थ केयर टेकर्स होते हैं, वो फिर आपको उसी इंटरवल पे, जिस इंटरवल पे देखना चाहिए, एक एवरेज पे 6 महीने की कंसल्टेशन साल में एक दफा, वेदर यू हैव एनी इश्यूज और नॉट, तो मैंडेटरी है दुनिया में। इश्यूज हैं तो फिर जाहिर है आपको जल्दी बुलाया जाएगा, इश्यूज नहीं है तो आपको अगली दफा कहा जाएगा 6 महीने बाद आप आइए। एक चेकअप जिसको कहते हैं ना, एक सिंपल चेकअप या कंसल्टेशन के लिए बुलाना लाजमी होता है, विच इज मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ये नहीं कि अब हमारे यहाँ एक और आपको मैं इशू बताती हूँ, बड़ा कॉमन इशू है। एडल्ट्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, वो कहेंगे जी बच्चों के दांत तो टेढ़े हैं, हमारे भी थे, जेनेटिक पैटर्न देखा जाता है ना, या फेमिलियल हिस्ट्री है, लेकिन माँ के भी थे या दादा के भी थे। बिल्कुल, अब हमारा तो वक्त गुजर गया जी, लेकिन हम बच्चों का इलाज इसीलिए करवाना चाहते हैं कि इनको वो इश्यूज ना आए जो हमें आए थे। फिर हम उनको भी गाइड करते हैं कि जी अब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अब ये जरूरी नहीं है कि आप समझते हैं कि आपने अगर टीन एज में, या वो एक आइडियल एज थी जिसमें हम ग्रोथ स्पर्ट का से बेनिफिट लेते हैं, बच्चों में हम उस टाइम पे ऑर्थोडोंटिक्स का इलाज करते हैं, तो आपके लिए हम इस एज में भी कर सकते हैं। थोड़े से पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, एज लिमिट कोई नहीं है उसके लिए, अब बड़ी एज कोई लिमिट नहीं है जी, कोई लिमिट नहीं है। बट यस, एक सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट में चले जाए तो आप सोचते हैं कि जी, या आप एक उस लेवल को क्रॉस कर लें, स्टूडेंट लेवल को आपने क्रॉस कर लें, एडल्ट में आप आ जाएं, तो आप सोचते हैं कि जी अब हमारे लिए बड़ा ऑकवर्ड होगा ब्रेसेस को लगाना। ऐसा ही होता है ना, हम जी अब इंटरैक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, हम एंटर हो गए हैं, हमें डे टू डे रूटीन में हमारे लिए बड़ा इशू है अब कि हम कैसे वायर्स और ब्रैकेट्स के साथ फिरेंगे। फिर हम उनको बताते हैं कि जी हमारे पास कलरलेस जो अलाइनर्स है ना, जो क्लियर पाथ की जहाँ बात कर रही थी, तो अलाइनर्स क्या होते हैं, वो क्लियर पाथ ये है कि कलरलेस ट्रेस विच डू नॉट शो। आपका वो इशू भी रिजॉल्व हो गया, that you don't feel embarrassed in wearing an appliance because it doesn't show. But इलाज तो आप जिस स्टेज पे करते हैं ना, तो आप फर्दर इश्यूज से अपने आप को बचा लेते हैं। मीनिंग, अच्छा डॉक्टर मारिया, ये बताइए कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे मुख्तलिफ क्लासेस के लोग हैं, कुछ तो वेल ऑफ हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं हर चीज़, कुछ जो है वो मिडिल क्लास की, चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा मिडिल क्लास है, और फिर लोअर मिडिल क्लास में 2 क्लासेस बनी हुई हैं, एक अपर मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर वो क्लास है जो आप कह लें मजदूर हैं, गरीब हैं। तो अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से आप बताइए, जो सारे जो ट्रीटमेंट है, लाइक अगर दांत टेढ़े हैं, ये बहुत बड़ी कॉमन बीमारी है, प्रॉब्लम है, ये देहात के अंदर खास तौर पर आपको काफ़ी मिलते हैं पेशेंट्स जिनके दांतों का ये होता है कि बाहर निकले हुए दांत। तो अब उसके अंदर कोई क्या आपका है, मैं ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन उसके अंदर कोई गुंजाइश होती है, आप कोई रखते हैं इसका कि एक आदमी जो अफोर्ड अगर नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स किया जाए, अपनी जो भी एक्सपेंसेस है उसके ऊपर आएंगे, आप ज़ाहिर आपके एक्सपेंसेस भी उसके ऊपर आते हैं, आप मुख्तलिफ गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं,
तो यकीनन फिर आप, ज़ाहिर बात है कि आपने हॉस्पिटल या क्लिनिक बनाया होता है, वहाँ भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, सारा कुछ होता है, वो भी आपने लेना होता है। लेकिन क्या ऐसी गुंजाइश है कि कुछ इस सेगमेंट ऑफ लाइफ जो हमारी सोसाइटी है, जो अंडर पेड है या जिनकी इतने वसाइल नहीं है, वो भी इस तरह की जो लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है उससे फ़ायदा उठा सके? एक्चुअली ऐसा है डॉक्टर इम्तियाज, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, व्हाई डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव। क्वालिटी डेंटिस्ट्री इसलिए महंगी है कि लैब कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, जिस क्वालिटी के आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो आपको ट्रीटमेंट में उस कॉस्ट को तो ऐड करना ही होता है ना, सो वो कॉस्टली हो जाता है। सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होती है, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूंगी, दांत नहीं है, रिप्लेस करना है। आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, बहुत सस्ता बनता है। अब हमारे लिए वो बड़ा, पेशेंट के लिए भी वो इट वुड बी द लास्ट चॉइस फॉर रिप्लेसमेंट। व्हाई? बिकॉज उसको उतारना चढ़ाना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। फिक्स रिप्लेसमेंट ये है कि एक दफा आपने ब्रिज लगवा लिया या इम्प्लांट लगवा लिया, बेस्ट तो इम्प्लांट है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट क्राउन लग जाता है। आप लगवाने के बाद उसके बड़े फवायद हैं। इम्प्लांट के साथ आर्च भी आपकी मेंटेन रहती है, मीनिंग बोन मेंटेन रहता है। बोन जो है वो रिजॉर्ब नहीं करता ना। दांत निकल जाए तो अब हड्डी को तो के पास तो कोई स्टिमुलस नहीं है जो रूट से मिलता है उसको स्टे करने के लिए बोन को एक लेवल पे। जब रूट नहीं है तो हड्डी घिसने लगती है, राइट? तो प्री मेच्योर एजिंग वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जी पेशेंट है वो इम्प्लांट नहीं अफोर्ड कर सकता, कहते हैं जी ब्रिज भी अभी नहीं मैं अफोर्ड कर सकता, लेकिन हमने तो स्पेस मेंटेन करना है ना, और पेशेंट को रिप्लेसमेंट देनी है कि वो जो एक फंक्शन है, कुदरत का निज़ाम ये है कि आपके दांत किस लिए हैं? मैस्टिकेशन के लिए, ताकि आप खाना आराम से चबा सकें। वन ऑफ द फंक्शंस। एस्थेटिक्स इज अनदर रीजन। तो न्यूमरस फवायद हैं, बट मैस्टिकेशन पर्पस के लिए फिर हम उनको कहते हैं आप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगवा लें, जो बड़ा सस्ता ऑप्शन है। एटलीस्ट आप खाना तो खा सकेंगे। फिर बाद में जब आपके पास रिसोर्सेज हुए तो आप परमानेंट रिप्लेसमेंट की तरफ या फिक्स्ड रिप्लेसमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। या फिर हम ऐसे करते हैं, कोशिश होती है उनको इंस्टॉलमेंट प्लान में कोई ट्रीटमेंट बना के दें। फिर हम उनको कहते हैं कि आप अपने इनकम के मुताबिक से इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, मीनिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी, सेकेंड, थर्ड, और कितने गैप से आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, वो हम उनके साथ बैठ के एक फीजिबिलिटी उनके लिए बनाते हैं। कोशिश हमारी पूरी होती है कि पेशेंट को हम हर लिहाज से फैसिलिटेट कर सकें। यस, जो जिस चीज पे मैं अब काम कर रही हूँ, एक तो मैंने डेंटल, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें से आई बीन सिटिंग विद एन इंश्योरेंस कंपनी, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। देयर इज नो डेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी इन पाकिस्तान, कवरेज नहीं है। आप बाहर दुनिया में जाएंगे तो कंपनीज भी डेंटल कवरेज देती हैं, जिन कंपनीज में आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स होते हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज भी ये पॉलिसीज दे रही हैं। अब मेरा जो है व्हाट आई एम डूइंग इज that I'm sitting with an insurance company. I'm trying to convince them towards introducing this sector or this coverage also. But होता ये है कि कंपनी अपने हवाले से देखती है कि जी अब हमारा रिस्क फैक्टर, मैं कहती हूँ वो यही देखते हैं ना कि रिस्क फैक्टर कितना है, बिकॉज इलाज तो दांतों के चाहिए होता है लोगों को, केयरिंग एंड पॉलिशिंग भी चाहिए होगी, तो कंपनी को भी एट द एंड ऑफ द डे पे तो करना पड़ता है आगे। फिर वो देखते हैं कि जी हेल्थ अगर आप देखें तो एक बंदे की कार्डियक इश्यूज के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कैविटी के चांसेस ज्यादा हैं। प्लाक कैलकुलस तो नेचुरल प्रोसेस है, होगा भी। फिर वो देखते हैं कि हमें अपनी तरफ से भी प्रीमियम के अगेंस्ट पे तो करना पड़ता है, तो कंपनी को कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कोशिश है दैट we include, we start off with a dental health insurance policy there. And again, as I was saying, the government has done a wonderful job in introducing medical health cards. इंशाल्लाह वक्त के साथ इसमें भी होपफुली डेंटल ये मेडिकल हेल्थ कार्ड में तो शामिल है, ये डेंटिस्ट्री। अच्छा, अभी ऐड नहीं, अभी तो मेरे इल्म में है कि नहीं है जी, बट वी आर होपिंग दैट इट शुड बी एडेड सो दैट द पीपल कैन बेनिफिट। एंड देन उसमें ये हो जाता है कि जो लोग इलाज करवाना चाहते हैं, जिनके पास कॉन्शियसनेस भी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, तो उनके पास फाइनेंस आ जाता है ना, उनके पास एक मीन्स आ जाती है इलाज करवाने के लिए। दे गेट that means of financial support which they require for getting their treatment done. तो अगर हम डेंटल जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है
वो भी ऐसे एक कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाएं कि आपकी जो प्रीमियम है वो आपकी अपनी इनकम के मुताबिक से आप इजीली पे कर सकें। तो फिर आप जो है I mean you can maintain your arch, your health and aesthetics both at a very optimum level. And same goes for inshallah as we see जहाँ अभी इतना हो गया, आप देखें let's hope for the best. Let's hope. Yes, जहाँ हमारे पास medical health cards हैं, the government has done a wonderful job. So inshallah in future we're hoping that the dental sector would be added also and further improvement would come. डॉक्टर मारिया, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि लाइफ के अंदर अभी तक कोई ऐसा इवेंट बताएं, शेयर करें, या कोई ऐसी हैपनिंग शेयर करें जिसने आपको बहुत खुशी दी हो। ऐसा इवेंट या ऐसी हैपनिंग जिसने मुझे बहुत खुशी दी हो, आई थिंक as I say, the more normally मेरा कोई एक इवेंट मैं एक्चुअली इसमें कभी कोट नहीं कर सकूंगी, बट प्रोफेशनली मैंने देखा है, एज यू अचीव अनदर माइलस्टोन, जब भी आपकी नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करते हैं तो आपको बड़ी खुशी मिलती है, बिकॉज आपने अपना तजर्बे से देखा, आपने जो है कौन सा ऐसा जो है आपने माइलस्टोन अचीव किया नेक्स्ट जो आपके लिए बड़ा एसेंशियल है। रिसेंटली अभी मैंने आई थिंक आई वेंट इन फॉर द ADEC कॉन्फ्रेंस which is an interactive platform also, and it is a part of your continuing education program also. I really enjoyed that a lot, and बड़ा अच्छा लगा. So that is something which was recent there, but I can name numerous events. जी डॉक्टर मारिया, ये बताइए कि किस चीज पे ज्यादा गुस्सा आता है आपको? आपकी तबीयत गुस्से वाली है या आप प्लेजेंट पर्सनैलिटी हैं? ज़ाहिर तो है प्लेजेंट लग रही है बात, लेकिन आप क्या समझते हैं अपने बारे में? I'm a very pleasant person by nature. गुस्सा मैं एक्चुअली कुछ हमारा फील्ड में हमेशा कहती हूँ ऐसा है कि मैं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन एथिक्स, मेडिकल एथिक्स। मैं अभी जो आपको हॉस्पिटल की बात कर रही थी, तो मेरा अपना एज अ प्रैक्टिशनर मेरी कुछ रिप्यूट ऐसी है कि मैंने अपनी जो भी रीसेंट प्रैक्टिस थी वो भी जितना ऐसा चलाया, so I'm known as one of those practitioners who cannot compromise on to certain things like hygiene within the practice and sterilization disinfection protocol. इस चीज से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि हमने एक पेशेंट की अगर एक जान की जिम्मेवारी ली हुई है, तो हम अगर अपने ही प्रैक्टिस से कोई ऐसी बीमारी पेशेंट को दे रहे हैं जो अनकॉल्ड फॉर है या which you can spare the patient from, right? Meaning patient आया इलाज के लिए, दांत के इलाज के लिए, right? लेकिन आपने मॉनिटर नहीं किया स्टेरिलाइजेशन को, या स्टाफ ने स्टेरिलाइजेशन टाइम पे कंडक्ट नहीं किया, तो पेशेंट आपके जो पिछले पेशेंट थे उनको जो इन्फेक्शन था वो पेशेंट को हो गया, ठीक है? हो सकता है वो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो, कोई हेपेटाइटिस सी है, हो सकता है कि कोई लोकल इन्फेक्शन था पेशेंट को, कोई एब्सेस था, और आपने अगले पेशेंट की एक्सट्रैक्शन कर ली उन्हीं गंदे औजारों के साथ, आपने अगले पेशेंट को तो वही बीमारी फिर दे दी, राइट? तो क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस कंटेमिनेशन के बारे में मैं बहुत ज्यादा मेटिकुलस हूँ, और आई थिंक सबसे ज्यादा मैं रूथलेस भी इसी मामले में मशहूर भी हूँ, that people do fear that she is going to give us a tough time in maintaining the area, because मैंने अपने स्टाफ को ये सिखाया हुआ था डे 1 से कि हम प्रोफेशन हमारा ऐसा है, बहुत सारी चीजों में आप ठीक है लेजीनेस कर सकते हैं, यू कैन बिकम लेजी, यू कैन बिकम एक दिन छोड़ दिया, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब आप हेल्थ की बात आ जाती है तो इस चीज में हम 1 मिनट की कॉम्प्रोमाइज भी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिकॉज अगर आपकी प्रैक्टिस गंदी है, या आपने पेशेंट को गंदा एनवायरनमेंट दिया, या आपने गंदे औजार दिए, तो आपने अगले पेशेंट को जो है ना बिल्कुल आपने उसके साथ आपने ज्यादती कर। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर मारिया, क्योंकि आपकी शख्सियत डिस्कस हो रही है तो उसमें एक आध सवाल और कर लेते हैं। आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, या आप होता है ना शख्सियत होती है कुछ शख्सियात, तो कुछ लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं या बस ऐसे दरमियाने से हैं कि ठीक है थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड है, थोड़ा
ऑर्गेनाइज है, जब जरूरत पड़ी तो वो कर लिया। आपका एटीट्यूड कैसा अपनी एज ए जी पर्सन? कोशिश तो होती है जी, मैं खुद आई एम एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, मेरी अपनी कोशिश होती है, मैं अपना दिन जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइज करती हूँ दैट अपने पेशेंट शेड्यूल के अराउंड मेरा दिन रिवॉल्व करेगा। इफ आई हैव I'm a part of different platforms. I'm a member of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. I'm a member of Women Entrepreneurial Group. फिर मैं बाहर के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टाइल इटालियानो, एंडोडोंटिक्स है, DST community है. So I'm a past places कि मैं currently in Pakistan I'm the only provider. तो मेरा ऐसा होता है कि मैं अपना दिन ऑर्गेनाइजेशन के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो मैं जो है आई डू ऑर्गेनाइज माय डे एंड माय अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन प्लान, बट एज आई से स्पॉन्टेनिटी भी कुछ चीजों में यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली, बट मेरा दिन जो है वो आई एम अ प्लानर एंड आई डू गो about things in an organized manner. अगर आप मेरी नेचर के साथ देखें तो yes, organization is there. डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली आपकी फील्ड के हवाले से? मैं जी व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप सबसे पहले फोकस कीजिए अपने आप को मेंटेन करने में, अपने ओरल हेल्थ, अपने सिर्फ हेल्थ नहीं एस्थेटिक्स पे भी आप फोकस कीजिए। जिंदगी में आप किसी भी शोबे में एंटर होंगे, any walk of life that you cross, anywhere that whether it is your university life, whether it is your professional life, you're into your work, anywhere that you go, for your own, this is again and again, and I say, for your own well-being, for your confidence, it is mandatory that you maintain your dental and general health and hygiene, both aesthetics, health, hygiene and aesthetics also, because आपकी शख्सियत पे सबसे पहले चलें। हम डेंटिस्ट्री को जब हम कहते हैं कि हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सबसे पहले किस चीज का whenever you meet somebody, what is the first thing that makes an impact? It's your smile, the way you talk, the way you relate to the other person. That's all important. So if you have not maintained yourself, okay, you don't have a good smile there, okay, your hair, your skin, everything should be maintained, right? If you have a well-maintained, you've maintained yourself well, your personality will reflect that. Otherwise, हम बाज़ औक़ात अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए जो कुछ बचा लेते हैं, या हम कहते हैं कि जी हमने कुछ, चले जी हम इलाज बाद में करवा लेंगे, वो बचाते बचाते हम बहुत सारे कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट से ज्यादा खर्च रहे होते हैं। मीनिंग हमने आज महंगे से महंगे कपड़े ले लिए ज्यादा अच्छे लगने के लिए, कॉस्मेटिक ज्यादा खरीद लिया स्किन के फ्लॉज को छुपाने के लिए, है ना ऐसा? तो क्यों ना कि हम अपने ही स्किन पे, अपने हेयर पे और अपने टीथ पे ज्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि हमें बकाया चीजों पे, जो कि एक टेम्पररी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी कॉस्मेटिक की बॉटल भी खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, ठीक है। आपने कपड़े ले लिए, कोई खरीद लिया, यू वेंट फॉर समथिंग वेरी इलैबोरेट, 2-3 इवेंट्स पे पहन के आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, खत्म हो गई वो इन्वेस्टमेंट। उस वक्त हम हजारों रुपए खर्च करते वक्त नहीं सोचते, लेकिन अगर हम अपने आप पे, अपनी मेंटेनेंस पे खर्च रहे हैं ना, तो हम हर गैदरिंग में, बी इट whether you're wearing something repeatedly also, you will look good and feel good about yourself. So I will tell you that my message to you would be that try to maintain yourself first and the worldly things later on. डॉक्टर मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ऐसी बातें को जो शायद पहले लोगों के इल्म में नहीं भी थी, बहुत सारे लोग हमारे हैं जो कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उनके जो नॉलेज में इजाफा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि लोग जो है इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपने दांतों की तरफ फोकस करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे और उसका बाकायदा और रेगुलरली उसका इलाज, या आप कह लें कि डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करेंगे, और ताकि उनको आगे बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं दांतों के हवाले से वो फेस ना करने पड़े। इस
जो शख्स है या स्पेशलाइज प्रोफेशनल है वही इसके अंदर बता सकता है कि कौन कौन से एरियाज जिसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट जो एपिसोड है ग्लोबल रिव्यू का, उसमें किसी नए मेहमान के साथ किसी नए टॉपिक के ऊपर फिर मैं हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।